हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीन अचीवर्स। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। इसे कोविड-19 भी बोलते हैं। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, जैसे मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड का होता है और जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड का होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कोरोना वायरस क्या है? एक आरएनए वायरस है। कोविड-19 अब कॉज किससे होता है? कोरोना वायरस होता किससे है? तो कोरोना वायरस होता है SARS-CoV-2 से। सार्स क्या है? सार्स है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोव-2 क्या है? कोरोना वायरस 2। तो सार्स से जो भी डिजीज़ होती है, जैसे कोरोना वायरस इसकी एक डिजीज़ है, तो सार्स से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होगी वो क्या करेगी? वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगी, वहाँ अफेक्ट करेगी। तो आप सुन रहे होंगे कोरोना से जो भी डेथ वगैरह हो रही है उसमें मेनली कॉज क्या हो रहा है? या तो लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जा रहा है। तो बेसिकली सार्स से रिलेटेड जो भी डिजीज होगी, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, तो इससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ होगी वो कहाँ अफेक्ट करेगी? वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करेगी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे होता है? कोरोना वायरस स्प्रेड होता है कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट के थ्रू। जो इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं। अब जो इसके ड्रॉपलेट है वो कहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं? वो 1 फीट से लेके 26 फीट तक ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, जो लेफ़्ट साइड है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज़ करेगी, उसके थ्रू जो कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट है वो एमिट आउट होंगे। और अगर आपके साथ कोई हेल्दी पर्सन खड़ा है, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, जो राइट साइड में वो एक हेल्दी पर्सन है, अगर आप इसके 6 फीट जहाँ इसके ड्रॉपलेट्स है कोरोना वायरस विदिन 6 फीट के रेंज के अंदर है, तो कोरोना वायरस एयर में मिलके आपके नोज़ के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएंगे और वहाँ से आपके लंग्स तक पहुँच जाएंगे। अगर वो लंग्स में पहुँच के तो वहाँ जाके अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करने लग जाएंगे और उस एरिया को इन्फेक्ट कर देंगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो 6 फीट का गैप है वो इम्पॉर्टेंट है। अब विद इन 6 फीट ऐसा क्या होता है कि जो ये 6 फीट का गैप है वही मैंडेटरी कर रखा है। तो 6 फीट के विद इन 6 फीट की रेंज के अंदर ये जो ड्रॉपलेट होते हैं कोरोना वायरस के, वो ड्रॉप फॉल होने लगते हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। अब वो गिरने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? वो गिरते किस वजह से? ड्यू टू वेट और वेरियस अदर फैक्टर। तो इस रेंज में जो उसके ड्रॉपलेट हैं वो गिरने शुरू। मैंने ऊपर लिखा है टर्बुलेंट गैस क्लाउड। इसका मतलब क्या होता है टर्बुलेंट गैस क्लाउड? जो माइनर ड्रॉपलेट्स है कोरोना वायरस के, वो क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है वो गैस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जो उसके ड्रॉपलेट है वो गैस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और गैस उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेती है और वो ड्रॉपलेट उससे निकल नहीं पाते। जब ऐसा एक क्लाउड बनता है तो उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट गैस क्लाउड। नेक्स्ट इस कोरोना वायरस का कौन सा पार्ट इन्फेक्शन स्प्रेड करता है? दैट मीन्स इन्फेक्शियस होता है। तो ये 2 व्यू हैं, जो लेफ़्ट साइड में व्यू है वो आउटर व्यू है, जो राइट साइड में व्यू है वो इनर व्यू है। तो लेफ़्ट साइड वाला व्यू देखते हैं। ये जो रेड कलर के नुकीले से पार्ट निकला हुआ है रेड कलर का, इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। ये क्यों इन्फेक्शियस होता है? क्योंकि इसी के थ्रू जो कोरोना वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। और जो राइट हैंड साइड वाला व्यू है उसमें जो टील कलर का, ग्रीन कलर का, स्प्रिंग कलर का पार्ट है वो क्या होता है? आरएनए, जेनेटिक मटेरियल। वो क्या करता है? अपनी जैसे और कॉपीज़ बना रहा है, मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेशन, अपनी जैसी कॉपी और बनाता है। तो ये दोनों इसलिए इन्फेक्शियस है। अब जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं वो सिर्फ इफ़ेक्ट करते हैं हमारे लंग्स में, सिर्फ लंग सेल को ही इफ़ेक्ट कर पाते हैं और बॉडी के किसी पार्ट को अफेक्ट नहीं करते। क्योंकि जो कोरोना वायरस की एंट्री होती है बॉडी में वो होती है लंग सेल के थ्रू। और लंग सेल के थ्रू क्यों होती है? क्योंकि जो लंग सेल होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अब समझते कैसे जो कोरोना वायरस है वो लंग सेल के अंदर जाता है। तो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे ये कोरोना वायरस है और जो नीचे है वो क्या है? लंग्स का सेल मेम्ब्रेन है और जो ये वाई कलर का, ब्लू कलर का पार्ट है
वो होते हैं लंग्स में प्रेजेंट रिसेप्टर, और ऊपर है करोना वायरस। तो करोना वायरस डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो लंग्स में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो होती है सेमी परमिएबल, वो सिर्फ कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स को ही अपने अंदर से जाने देती है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन वगैरह, इन सब को ही अपने अंदर जाने देती है। तो अब क्या बचा लंग्स का रिसेप्टर वाला पार्ट। तो क्या करता है, ये जो करोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन होता है वो क्या करता है, इसके लंग्स के रिसेप्टर से आके अटैच हो जाता है। जैसे ही इसके रिसेप्टर से आके अटैच होता है तो ये रिसेप्टर उसको अपने साथ अंदर की ओर खींच लेता है और ये लंग सेल के अंदर चले जाता है, मतलब लंग्स के अंदर चले जाता है। अब जैसे ही जो करोना वायरस है वो लंग्स के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है, तो ये क्या करता है, जो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वो हमारी बॉडी के डीएनए से मैच करने लगता है, अपना वायरल आरएनए रिलीज़ करके हमारे डीएनए से मैच करने लगता है। ये कभी आगे वाली वीडियो में समझाऊंगी कि कैसे करता है। जब करोना वायरस लंग्स में एंट्री करता है उसके बाद क्या होता है, करोना वायरस सबसे पहले ढूंढता है राइबोसोम्स को। और वो राइबोसोम्स को क्यों ढूंढता है, क्योंकि राइबोसोम्स हमारी बॉडी में एज अ फोटोकॉपी मशीन काम करता है, वो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो जो नॉर्मल फंक्शन होता है राइबोसोम का वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, लेकिन जब करोना वायरस हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है तो वो जाता है सबसे पहले राइबोसोम के पास और अपने आरएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करने को बोलता है उसको। पर हमारे राइबोसोम की एक प्रॉब्लम है कि उसके पास जो भी जाता है वो उसकी फ़ोटोकॉपी कर देता है, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देता है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये प्रोटीन है या फिर आरएनए वायरस है, करोना वायरस है। तो उसके पास जो भी गया वो उसकी फ़ोटोकॉपी कर देता है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करता है और उसको नंबर्स में इंक्रीज़ कर देता है। तो कोरोना वायरस को तो चाहिए ये कि उसकी जो जनरेशन है उसके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते रहे ताकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सके। अगर हमारी बॉडी में एक कोरोना वायरस भी गया तो राइबोसोम उसे मल्टीप्लाई करके उसकी कितनी लाखों कॉपीज़ बना लेता है। इस वजह से कोरोना वायरस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब कम टाइम में अपनी बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर लेता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेता है। इस तरह से वो बॉडी में बहुत तेज़ी से अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। हमारी बॉडी में हर तरफ कोरोना वायरस ही होता है क्योंकि वो अपनी इतनी सारी कॉपीज़ बना लेता है अपने आप को मल्टीप्लाई करके। तो ब्लड स्ट्रीम हर सेल्स में कोरोना वायरस होता है। तो जो हमारी बॉडी है उसको कुछ डिस्टर्बेंस रियलाइज़ होता है और वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। तो आप देखेंगे जब भी कोरोना वायरस होता है तो उसके थोड़े दिन बाद हमें फीवर होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हाई कर देता है ताकि अगर कोई लो इफेक्टिव वायरस है तो वो उससे मर जाए, हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाए। पर कोरोना वायरस इससे नहीं मरता। तो इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी की प्रोटेक्शन करनी पड़ी। जब वैक्सीन्स नहीं आई थी तो कुछ लोगों को तभी भी कोरोना हुआ और वो बच गए और कुछ लोगों की डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? जो बच गए उनकी बॉडी में इतनी सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई थी कि वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सके, और जिनकी डेथ हो गई उनकी बॉडी में इतनी सफिशिएंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनकी डेथ हो गई। और जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो गई वो बच गए। आगे समझते हैं कि एंटीबॉडी कैसे वर्क करती है कि हमें कोरोना वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे 3 इमेजेस है, ए, बी एंड सी। सबसे पहले ए इमेज को देखते हैं। जो यहाँ ह्यूमन सेल लिखा है वो लंग सेल है, और जो यहाँ पे वाई शेप में ब्लू कलर का है वो लंग रिसेप्टर है, और ऊपर कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो परफेक्टली फिट हो जाता है, मतलब उसकी जो शेप ऐसी होती है वो परफेक्टली फिट हो जाती है जो लंग का रिसेप्टर है उसके साथ। तो जैसे ये लंग के रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो ये रिसेप्टर क्या करता है, उसे अंदर की तरफ पुल करता है और ये कोरोना वायरस की एंट्री हो जाती है लंग्स के अंदर और इन्फेक्शन अकर हो जाता है। अब देखते हैं बी इमेज में क्या है। बी इमेज में एंटीबॉडी, ये जो रेड कलर की वाई शेप्ड में है वो एंटीबॉडीज़ है जो हमारे इम्यून सिस्टम ने कोरोना वायरस के अगेंस्ट प्रोड्यूस किया।
तो जैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करती है एंटीबॉडीज़, ये स्पाइक प्रोटीन में जाके अटैच हो जाती है, जितने भी स्पाइक प्रोटीन है उसमें जाके अटैच हो जाएगी। तो अब स्पाइक प्रोटीन लंग रिसेप्टर से अटैच नहीं हो पाएंगे और उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी लंग्स के अंदर। जब कोरोना वायरस की एंट्री नहीं हो पाएगी लंग्स के अंदर तो वो थोड़ी दिनों बॉडी में घूम के अपने आप मर जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स में ही अपना इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है और बॉडी के किसी और पार्ट में नहीं कर सकता। अब आप देखिए बी एंड सी इमेज को, इसमें मोस्टली स्पाइक प्रोटीन के साथ एंटीबॉडी अटैच है, जिससे कि इसका रास्ता, स्पाइक प्रोटीन का रास्ता ब्लॉक हो गया लंग रिसेप्टर के साथ अटैच होने का। पर कुछ पार्ट्स ऐसे कुछ ऐसे स्पाइक प्रोटीन है जिसके साथ एंटीबॉडी अटैच नहीं है। तो ये जो स्पाइक जिससे के साथ एंटीबॉडी अटैच नहीं है वो स्पाइक प्रोटीन फिर लंग रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होंगे, फिर इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो वो कैसे होगी, वो होगी थ्रू वैक्सीन, इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं वैक्सीन का काम क्या है। वैक्सीन का काम है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी की प्रोडक्शन। अभी फ़िलहाल इंडिया में 3 हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। स्पुतनिक तो अभी न्यू आई है रशिया की, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। अब देखते हैं कि जो स्पुतनिक है वो रशिया से आई है, कोविशील्ड ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका की, और जो कोवैक्सीन है वो है भारत टेक की, ये है इंडियन वैक्सीन। तो ऐसा नहीं है कि इनमें कंपैरिजन किया जाए या फिर हमें जो वैक्सीन मिल रही है हमें वो लगानी चाहिए। सबकी मतलब किसी की एफिकेसी थोड़ी ज़्यादा है, किसी की कम है, पर वैक्सीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम फाइज़र के लिए रुकेंगे, इसके लिए रुकेंगे, नहीं। जो वैक्सीन अवेलेबल है, जो मिल रही है वो आप लगाइए। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ 3 टाइप की वैक्सीन है। पहले देखते हैं इन तीनों वैक्सीन का नाम। फर्स्ट जो वैक्सीन है वो स्पुतनिक वी है, सेकेंड वैक्सीन इज कोविशील्ड एंड थर्ड इज कोवैक्सीन। और किस ने डेवलप किया है ये वैक्सीन? जो स्पुतनिक है वो रशिया की वैक्सीन है और इसे डेवलप किया RDIF, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब यूनिसेफ ने। और जो कोविशील्ड है वो ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका की है। और जो कोवैक्सीन है वो टोटली इंडियन है, इसके रिसर्च प्रोडक्शन सब इंडिया में हुआ है। ये किया है भारत बायोटेक, ICMR और NIV ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। अब इंडियन मैन्युफैक्चर देखते हैं इसका। स्पुतनिक का है DRL, डॉक्टर रेड्डीज लैब, मैनकाइंड और हेट्रो। जो कोविशील्ड है उसकी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो आधार पूनावाला का है। और जो कोवैक्सीन है वो है भारत बायोटेक की। अब देखते हैं कि इनको बनाने की कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की है। जो स्पुतनिक वी और कोविशील्ड है वो दोनों सेम टेक्निक से बनी है, वायरल वेक्टर से। और जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वायरस से बनी है, मतलब किल्ड वायरस से। तो टेक्नोलॉजी देखते हैं। जो स्पुतनिक वी है उसमें क्या किया है, ह्यूमन एडेनो वायरस का वायरल वेक्टर हमने इंड्यूस किया, और इसमें 2 अलग अलग तरह के वायरस है। मतलब इसमें जो 2 वैक्सीन की डोजेज लगेगी उसमें जो फर्स्ट वैक्सीन की डोज है उसमें कोई और वायरल वेक्टर है, और जो सेकेंड डोज है उसमें कोई और वायरल वेक्टर है। अब अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो इसमें चिंपैंजी का एडिनो वायरस वेक्टर यूज़ किया। मतलब जो स्पुतनिक वी और कोविशील्ड है दोनों सेम टेक्निक पे बनी है, दैट इज वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। और जो कोवैक्सीन है, जो इंडियन वैक्सीन है, वो बनी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूजिंग द वायरस स्ट्रेन। अब वैक्सीन्स के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।